Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ रोलिंग मोशन. रोलिंग मोशन मैं चैप्टर की स्टार्टिंग में एक्चुअली करा चुका हूँ, तो दोबारा यहाँ पे नहीं बताऊँगा. बस इसका जो बेसिक्स था उसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ डायग्राम के कंपैरिजन में. एक व्हील के मोशन को मैं ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेशन मोशन और रोलिंग मोशन की कंपैरिजन बताऊँगा. सो इफ़ सपोज वी हैव अ व्हील लाइक दिस, और ये अगर प्योर ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, प्योर ट्रांसलेटरी motion, then the speed of all particles of this wheel should be same. Velocity of all the particles should be same. तो इसकी वेलोसिटी अगर v है, इसकी वेलोसिटी भी v होगी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी v होगी. सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी बेसिकली सेम होती है प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में. एंड इफ रोटेशन मोशन, दिस सेकेंड व्हील इज डूइंग रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन. सो प्योर रोटेशनल मोशन में एक फिक्स्ड पाइवटेड पॉइंट होता है हमारे पास जिसकी स्पीड ज़ीरो होती है. दैट पॉइंट इज़ दिस. ये सेंटर पॉइंट जो है, सेंटर ऑफ मास, बेसिकली सेंटर ऑफ मास की भी सेम पोजीशन है, तो वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं ऐसे. ये P सेंटर ऑफ मास एंड Q. तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड रोटेशनल मोशन में होती है ज़ीरो, एंड इस पॉइंट की स्पीड होगी आगे की तरफ v, और क्योंकि रोटेट कर रहा है तो Q पॉइंट की स्पीड पीछे की तरफ होगी सेम बट अब इन अपोजिट डायरेक्शन. नाउ रोलिंग मोशन इज़ द समेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन. तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास रोलिंग मोशन आ जाएगा. सो रोलिंग मोशन में अगर हमें स्पीड चाहिए इन तीनों पॉइंट्स की, तो सपोज़ ये P पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, एंड दिस इज़ Q पॉइंट. तो P पॉइंट की स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पर v, यहाँ पर v, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी है, सो इट विल बिकम 2v. और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की स्पीड v है, यहाँ पे ज़ीरो है, तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड हो जाएगी यहाँ पे v प्लस ज़ीरो यानी v. एंड Q पॉइंट पर यहाँ पे वेलोसिटी v है और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में v, तो ये कैंसिल आउट होके ज़ीरो हो जाएगी, यानी Q पॉइंट की स्पीड इज़ ज़ीरो. तो बेसिकली रोलिंग मोशन में अगर विदाउट स्लाइडिंग रोलिंग हो रहा है, विदाउट स्लाइडिंग, तो जो पॉइंट कांटेक्ट में होता है ग्राउंड से उसकी रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो होती है. हेंस यहाँ पे फ्रिक्शन का जो वर्क डन होगा वो भी ज़ीरो होगा, बिकॉज रिलेटिव मोशन ज़ीरो है. और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा इन दिस केस, द फ्रिक्शन वर्किंग ऑन द बॉडी in this case is static, since there is no relative motion, there is no relative motion between point Q of the wheel and surface. ओके, एंड इसी वजह से द वर्क डन ऑफ द फ्रिक्शन विल बी ज़ीरो. वर्क डन ऑफ द फ्रिक्शन इन दिस केस विल बी ज़ीरो, क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन है नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क डन ज़ीरो होगा. ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो हमें मेमोराइज रखना है. दूसरा, अगर स्लाइडिंग है, इफ़ देयर इज़ स्लाइडिंग, then friction will be kinetic. Friction will be kinetic and the work done will not be zero. It will either be positive or negative. Okay, next, kinetic energy rotational rolling motion की क्या होती है वो निकाल के देखते हैं. Kinetic energy of rolling motion. Now since we know rolling motion is basically the sum of translatory motion plus rotational motion, so the kinetic energy of rolling motion is equals to kinetic energy of translatory motion plus kinetic energy of rotational motion.
सो ये आ जाएगा ट्रांसलेटरी मोशन। हाँ, और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम सेंटर ऑफ मास की स्पीड यहाँ पे काउंट करेंगे और किसी पार्टिकल की नहीं। प्लस रोटेशनल मोशन जो है वो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, दैट इज़ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो ये है रोटेशनल एनर्जी अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ओके, नाउ वी नो दैट ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। सेंटर ऑफ मास के लिए तो VCM लगा देते हैं, प्लस 1/2 काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के फॉर्म में फॉर्मूला होता है I⍵²। नाउ फॉर I फॉर्मूला इज mk², वेयर k इज रेडियस ऑफ gyration। सो एंड ऑल्सो ओमेगा इक्वल्स टू V/R। ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सो अपने पास आएगा यहाँ से KRO इक्वल्स टू हाफ mVCM² प्लस 1/2 mk² इंटू VCM²/R²। कॉमन आ जाएगा यहाँ से हाफ mVCM², ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस k²/R²। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो k की वैल्यू डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट होती है, तो वो k की वैल्यू लगा के हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पर। क्वेश्चन इज अ थिन hollow cylinder open at both ends and weighing 5 kg, A slides with a speed of 10 meter per second without rotating, and B rolls with the same speed without slipping. Slipping and sliding is same thing. Without slipping. Compare the kinetic energy in two cases of these two cases. ओके, तो दो मेथड से मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक पहले शॉर्ट ट्रिक मेथड, फिर इसका प्रॉपर मेथड देखेंगे। सो हमें बेसिकली रेशियो निकालना है ए पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी और बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी का। ए पॉइंट में बोला हुआ है कि देयर इज़ नो रोटेशन, विदाउट रोटेशन, तो रोटेशन नहीं है तो सारी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होगी अपॉन बी पॉइंट में दिया हुआ है इट इज़ रोलिंग मोशन है विदाउट स्लिपिंग। तो विदाउट स्लिपिंग का मतलब प्योर रोटेशन है, प्योर रोलिंग है, और प्योर रोलिंग में KT एंड KR आर इक्वल। प्योर रोटेशन में ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन सेम होता है, उनकी एनर्जी सेम होती है, और रोलिंग मोशन की एनर्जी होती है KT प्लस KR। नाउ सिंस KT एंड KR आर इक्वल, तो ये 2KT हो जाएगा, हैंस द रेशियो विल बी 1/2, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें सेम है, मास सेम है, स्पीड सेम है, एंड सो ऑन। नाउ अगर हमें इनकी उसको फॉर्मल तरीके से करना है तो K इक्वल्स टू लगेगा फॉर्मूला हाफ mv², क्योंकि सिर्फ ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी आएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो ये हाफ m की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 5 kg, एंड v क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड यानी 100। सो ये हो गया 250 जूल्स। और फॉर b ये आएगा KT प्लस KR, दैट मीन्स 1/2 mv² प्लस 1/2 I⍵²। तो 1/2 mv² तो हमने निकाला 250,
तो 250 अगेन आ जाएगा 1/2। आई की वैल्यू हॉलो सिलेंडर के लिए mr² होती है, तो mr² इंटू ओमेगा का फॉर्मूला होता है v²/r², तो r² से r² कैंसिल आउट, तो ये हाफ mv² आ गया। नाउ हाफ mv² विल ऑल्सो बी 250, तो ये आ जाएगा टोटल 500 जूल। और यहाँ से रेशियो आ जाएगा फिर फाइनली K/Kv इक्वल्स टू 250/500 यानी 1/2 आंसर। ओके, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोशन ऑफ अ सिलेंडर or any other body rolling without slipping on an inclined plane ओके, इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और पहला वाला भी इम्पोर्टेंट था रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का, ये डेरिवेशन भी इम्पोर्टेंट है। ओके, लेट्स सी दिस। यहाँ पे एक इंक्लाइंड है हमारे पास, सपोज इंक्लिनेशन एंगल इज थीटा एंड दिस इज द बॉडी। ओके, सो दिस बॉडी इज रोलिंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे आगे की तरफ कुछ एक्सेलरेशन होगी इसकी, सपोज वो एक्सेलरेशन ए है, इसका मास है m सपोज, तो यहाँ पे सीडो फोर्स हो जाएगा ma। इसके अलावा ये आगे की तरफ जा रहा है तो उस पर एक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, दिस इज़ द फ्रिक्शन स्मॉल f। इसका वेट होगा mg, जिसके फैक्टर हो जाएंगे 2 mg cos थीटा दिस साइड, mg sin थीटा दिस साइड, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा इधर। सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, ये पहले मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 1। एंड ओके, और इसके अलावा ma प्लस स्मॉल f इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा, यहाँ से f इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस ma, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके अलावा टॉर्क, क्योंकि रोल कर रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो हम टॉर्क भी निकाल सकते हैं। टॉर्क यहाँ पे किस फोर्स की वजह से आएगा? टॉर्क यहाँ पे आएगा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, क्योंकि mg साइन थीटा तो सेंटर ऑफ मास से लग रहा है और रोटेशन भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो रहा है। तो अगर कोई फोर्स उसी पॉइंट पर है जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो उस फोर्स की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं लगता, बिकॉज उसकी डिस्टेंस परपेंडिकुलर जो आएगी उस पॉइंट से वो ज़ीरो होगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट है जिसके बाद रोटेशन हो रहा है, यानी mg साइन थीटा इसी पॉइंट पर लग रहा है, यानी r की वैल्यू 0 आएगी, तो mg साइन थीटा का कोई टॉर्क नहीं होगा। तो इसके अलावा दूसरा फोर्स जो बचा है वो f है, बाकी और कोई फोर्स रियल नहीं है। तो दो फोर्स रियल थे यहाँ पे, mg साइन थीटा और f, इन दोनों में से टॉर्क हो सकता था। तो mg साइन थीटा पे टॉर्क नहीं है, ये हमने देख लिया। यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क होगा जो इसे रोटेट करा रहा है। तो फ्रिक्शन यहाँ पे प्लेन के अलोंग लग रहा है, तो यहाँ पे जो इसकी डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर वो ये वाली होगी, विच इज़ द रेडियस बेसिकली। तो टॉर्क जो आएगा इसका वो आएगा r परपेंडिकुलर इंटू एफ, यानी कैपिटल R इंटू फ्रिक्शन। और टाउ का फॉर्मूला एक और होता है I इंटू एल्फ़ा, आई का फॉर्मूला होता है mk² इंटू एल्फ़ा का फॉर्मूला होता है a/r। ओके, यहाँ से f इक्वल्स टू हो जाएगा mk² a/r², इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर देते हैं। सो यहाँ से अपने पास आएगा mk² a/r² इक्वल्स टू mg साइन थीटा माइनस m इंटू ए। m कॉमन लेके सब में से कैंसिल आउट, a को इस साइड लेके आते हैं और कॉमन आ जाएगा a, अंदर बचेगा k² प्लस 1 इक्वल्स टू g साइन थीटा। हैंस एक्सेलरेशन विल कम आउट टू बी g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस k² डिवाइडेड बाय r²। इस एक्सेलरेशन से जो बॉडी है वो नीचे की तरफ आएगी। ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके, अब इसे सॉलिड सिलेंडर के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए k की वैल्यू होती है r/√2।
ये वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं, तो एक्सेलरेशन आएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, दैट मीन्स सॉल्व करके आएगा 2/3 जी साइन थीटा, यानी एक्सेलरेशन आया अपने पास जिससे वो नीचे आएगा 2/3 जी साइन थीटा। अब इसको कंपेयर करके देखते हैं, अगर सिर्फ जो बॉडी है सिर्फ स्लाइड कर रही होती, इफ़ द सिलेंडर वॉज जस्ट स्लाइडिंग, without friction, the acceleration would be g sin थीटा। उस केस में एक्सेलरेशन g sin थीटा होती, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इससे कम आ रही है, यानी जो बाकी एक्सेलरेशन है इसकी वो किसी और वर्क में जा रही है और वो है रोटेशन। तो बाकी जो एक्सेलरेशन है वो उसको रोटेट करने में जा रही है। तो एक्सेलरेशन के टोटल एक्सेलरेशन जी साइन थीटा थी, उसके दो यहाँ पे चेंजेस हो गए। एक पार्ट उसको नीचे लाने में यानी ट्रांसलेटिव मोशन करने में यूज़ हो रहा है, दूसरा पार्ट उसको रोटेट कराने में यूज़ हो रहा है। ओके, नाउ यहाँ से फ्रिक्शन फोर्स निकाल के देखते हैं। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला आया था अपने पास इक्वेशन नंबर 3 में, एम के स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर, एम के स्क्वायर ए अपॉन आर स्क्वायर। सो एम की जगह एम, के की जगह आर अपॉन √2, तो ये आर स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू 2/3 जी साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो ये आ गया एफ इक्वल्स टू 1/3 एम जी साइन थीटा। ये यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू हो गई। अब यहाँ से अगर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालते हैं, दैट विल बी म्यू अपॉन एन 1/3 एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आया था इस केस में एम जी कॉस थीटा, ऊपर डायग्राम में बना हुआ है एम जी कॉस थीटा, ये रहा। ओके, सो यहाँ से एम जी से एम जी कैंसिल आउट, म्यू इक्वल्स टू आ गया 1/3 tan थीटा। ये दोनों फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो आई हैं, दीज आर द मिनिमम वैल्यूज़ फॉर द रोलिंग मोशन occurring without sliding. So these values of friction F and coefficient of friction mu are minimum values for which the rolling could occur without slipping. And if the values of f and mu are smaller than that, then there will be sliding. ओके, ये कंडीशंस हैं इसकी। एक क्वेश्चन इस पर, क्वेश्चन इज अ सिलेंडर ऑफ मास, a solid cylinder of mass 10 kg is rolling perfectly on a plane inclined at 30 degree, full stop. Find force of friction between the cylinder and the surface. ओके, तो ये जो अभी डेरिवेशन किया हमने वही सेम केस है सॉलिड सिलेंडर का, और वहाँ पे फ्रिक्शन का फॉर्मूला आया था 1/3 एम जी साइन थीटा, हमने चेक किया था 1/3 एम जी साइन थीटा फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज़ गिवन है, 1/3 एम की वैल्यू है 10, जी की वैल्यू 9.8 और साइन 30 1/2। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 16.3 न्यूटन आंसर। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज न्यूटन्स लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन।
तो एज वी नो ऑलरेडी कि न्यूटन ने लीनियर मोशन के लॉज दिए थे 3, वैसे ही उन लॉज को हम रोटेशनल मोशन के लिए डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली. फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ क्या था हमारे पास लीनियर मोशन में, दैट इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट इट विल be in rest, and if it is moving it will keep on moving with the same velocity unless or until there is an external force applied on the body. तो यहाँ पर ये हो जाएगा a body continues to be in a state of rest or in uniform rotation unless an external torque is applied on it. ओके, फर्स्ट लॉ को जैसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते थे लीनियर मोशन में, ऐसे ही इसको हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ रोटेशनल इनर्शिया. Now second law in linear motion was the rate of change in linear momentum is equals to the external net force applied on the body. So यहाँ पे ये हो जाएगा कन्वर्ट होके like this, the rate of change in angular momentum of a body about a given axis is equals to the net external torque applied on the body. तो इसको हम शो कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, टाउ इक्वल्स टू डी एल अपॉन डी टी एंड एल इक्वल्स टू आई ओमेगा, हैंस टाउ इक्वल्स टू आई एल्फा. ये सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है मैथमेटिकल. नाउ थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ था हमारे पास बेसिकली एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन. सो इफ़ अ बॉडी इज़ अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर बॉडी then the other body will also apply the same and opposite force on the first body. तो similarly यहाँ पर आएगा when a rigid body A exerts a torque on another rigid body B in contact, then the body B also applies equal and opposite torque on the first body A. Okay, this is the third statement. तो वैसे ही बिल्कुल सेम है जैसे हमने न्यूटन्स के लॉ लीनियर मोशन में पढ़े थे, बिल्कुल सेम यहाँ पर आए हैं. और ये लास्ट टॉपिक था, इसके साथ ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश थियोरेटिकली. अब हम इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे.